तो मेरा नाम है प्रबोध पांडे और मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ भाई इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एज वेल एज़ यार एक बहुत ही कंसेप्चुअल सा चैप्टर। तो मैं आप सभी की ये सारे के सारे चैप्टर्स पहले करवा दूंगा ताकि बाद में जाके हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड जितने भी चैप्टर्स यार उनको अच्छे से बिल्कुल बाय हार्ट कर ले, है ना। फॉर्मूलेज भी तो मैं आप लोगों को याद करवाऊँगा, बीच में तो छोड़ नहीं सकते यार, है ना। तो चलो यार बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, या फिर मैं कहूँ अपना आज का यूनिट विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले जब भी हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, तीन मेन आइटम्स हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए, तीन मेन आइटम्स हमारे दिमाग में क्लिक कर जाने चाहिए। द वेरी फर्स्ट आइटम इज़ विजिबल आइटम्स, सेकेंड वन इज़ इनविजिबल आइटम्स, थर्ड वन इज़ कैपिटल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम्स क्या हो गया? विजिबल आइटम्स यार वो हो गए जो आपको दिखे हैं अपनी खुद की आंखों से, ठीक है। Visible items are the items which include all types of physical goods exported and imported, ठीक है। एक्सपोर्टेड क्या यार, नाम में ही एक्स है, यानी कि जो चीज़ चली जाती है ना, जो चीज़ हम लोग बेच देते हैं, जो चीज़ एक सरकार अपनी सेल कर देती है। और इम्पोर्टेड का मतलब क्या हो गया? जो हमने खरीद ली। इम यानी यार आप इन से ही याद रख लेना इसको, है ना। इन यानी कि भाई इम्पोर्टेड यानी कि कोई चीज़ सरकार ने खरीद ली है। सेकेंड है हमारा इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स का क्या मतलब हुआ? इनविजिबल आइटम्स आर दी आइटम्स विच इंक्लूड ऑल दो सर्विसेज हुज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर नॉट विजिबल। यार बहुत ही ईजी सा है ये, है ना, कि यार इनविजिबल आइटम्स वो आइटम्स हैं जो आपको विजिबल ना हो। फिजिकल गुड्स हैं जो आपकी एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट होते हैं, वो आपको अपनी आंखों से दिखते हैं। पर जो इनविजिबल आइटम्स यार वो आपको नहीं दिखेंगे, जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो गई, मेडिकल सर्विसेज हो गए और एक्सेट्रा हो गए। अब आता है हमारा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये आपका पक्का से आएगा यार, लिख के ले लेना। तो मेक श्योर अच्छे से करना। कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या है? अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊँ तो यार मान लो कि क्या हुआ कि एक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी ठोक दी। क्या है वो पुलिस वाला? सरकारी है तो है, सरकारी एम्प्लॉई तो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो पुलिस वाला, और उससे मेरी गाड़ी ठुक गई यार। तो सरकार क्या करेगी? मेरे को देगी कॉम्पनसेशन। किस लिए? मेरे डैमेज के लिए यार, है ना। तो एक ये हो गया। इन्वेस्टमेंट ग्रांट आप मान लो, ठीक है, यानी कि अ गवर्नमेंट गिविंग ग्रांट टू अ कंपनी टू परचेज न्यू मशीनरी। यानी कि यार अब वो सरकार जो है ना, आपसे वो पैसा वापस लेगी नहीं, उसने आप जो सरकार है उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है अपनी किसी एक इंडिविजुअल में, या फिर भाई किसी कंपनी में अपने खुद ही से, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि कॉम्पनसेशन दे दिया, है ना, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल यही था यार। तो अब हम लोग चलते हैं, और एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कैपिटल ट्रांसफ़र का, तो एक ये भी आ जाता है यार कि जैसे कि मान लो एक गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने पे करा है किसके लिए? फॉर डैमेजेस टू कैपिटल एसेट्स, जैसे कि भाई ऑयल स्पिल हो गया, या फिर कोई मेजर एक्सप्लोजन हो गया, या फिर क्या होता है ना, जैसे कि कभी कभार, ये मैं आपको इससे हट के एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, उसमें जो रतन टाटा थे, उनकी जो कंपनी थी टाटा मोटर्स, है ना, उसने क्या किया था? उसने सबके लिए, जो उनका जितना भी भाई, जितने भी लोग इंजर्ड थे, या फिर मैं कहूँ जितनी भी लोगों ने अपने लव्ड वंस को खो दिया था, उनके लिए टाटा ने 1 करोड़ INR क्या किया था, अलग से साइड रख दिया था और उनको दे दिया था, है ना। तो ये भी एक कैपिटल ट्रांसफ़र का ही हुआ यार। एग्ज़ाम्पल आप ये भी मान सकते हो, सही एग्ज़ाम्पल है, गलत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं यार कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है तो है क्या। हमने इतनी बातें तो कर ली, पर ये नहीं पढ़ा यार कि एक्चुअली में है क्या। तो अकॉर्डिंग टू किंडल बर्जर, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। यानी कि भाई वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, वो टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करा जाता है ना, कोई ऐसा वेग रिकॉर्ड नहीं है ये। जैसे कि पहले के टाइम्स में क्या होता था कि भाई हर एक चीज़ का एक वेग रिकॉर्ड होता था और कोई भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं होता था। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between the residents of the reporting country and residents of foreign countries during a given period of time। दो लोगों के बीच का ट्रांजैक्शन हो रहा है यार, एक तो जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं और दूसरे ऐसे लोग जो हमारे देश में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरिड आउट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्या है ये? ये है एक हमारा
एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये आपका एक कीवर्ड है, अच्छे से याद रखना। CVT में आ सकता है यार कि किस टाइप का एंट्री सिस्टम है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो क्या है वो डबल एंट्री सिस्टम है। और क्यों है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भाई उसमें दोनों हैं, दोनों कंपोनेंट्स हैं हमारे, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक हमारे रेसिडेंट्स, एक है हमारे नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, है ना। या फिर मैं कह दूँ भाई ROW यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैरिड आउट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। When we say a country's balance of payments, we are referring to the transactions of its citizens and the government. तो यार जब भी आपसे कोई पूछे ना कि भाई एक बार बता दीजिए ज़रा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपको क्या समझ में आता है, तो आप एक बहुत ही वेग डेफिनेशन में मैं अगर बोलूँ या फिर मैं कहूँ एक सिंपल भाषा में, तो आप उसको ये बताना कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री का क्या है, वो क्या रेफ़र करता है। वो बेसिकली ट्रांजैक्शंस रेफ़र करता है ऑफ इट्स सिटीजन्स एज वेल एज द गवर्नमेंट इन ऑर्डर, या फिर आपके लोग गवर्नमेंट इन रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट प्रेजेंट्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है आपका काफ़ी, है ना। कहीं पे भी आपका अगर डेफिनेशन मांग ले कि एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन ब्रीफ, या फिर एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन, आप कह लो भाई लॉन्ग आंसर में ही आ जाए, है ना, इन ब्रीफ कह दो, तो आप ये लिख सकते हो। या फिर शॉर्ट नोट देने को आ जाए तो ये कर सकते हो आप। तो ये मैं बहुत ही एक अच्छी PPT यार एज इट इज़ लिख के आ सकते हो आप लोग, बहुत ही डिटेल्ड ये, है ना। एक्सपोर्टेड सर्विसेज रेंडर्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स and payments made by them on account of goods imported and services received from capital transfer to non-residents or foreigners. अब फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। The balance of payments of a country is a systematic record of all the economic transactions. ठीक है भाई, क्वाइट बेसिक, पहले भी हमने पढ़ चुका है ये, पिछले साइड में पढ़ा था हमने कि वो क्या है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, है ना, वेक रिकॉर्ड नहीं है यार, सिस्टमैटिक है बिल्कुल। इसमें आपकी हर एक छोटी सी छोटी एक ट्रांजैक्शन मेंशन हुई है, ठीक है। ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन किस किस के बीच में, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्या प्रेजेंट करती है, इट प्रेजेंट्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसिप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, यानी कि आप कितने गुड्स भाई आपने बेचे, और तो और आपने कितनी सर्विसेज अपनी रेंडर करी, यानी कि सर्विसेज आपने अपने आप को दी, है ना। एंड कैपिटल रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स एंड पेमेंट्स मेड बाय देम ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड का मतलब क्या है, इम्पोर्टेड का मतलब हो गया कि आपने खरीद ली। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, आपने बेच दी, ठीक है। एंड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम द कैपिटल ट्रांसफर टू नॉन रेसिडेंट्स और फॉरेनर्स। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग इसके कुछ फीचर्स पे जो हमने पढ़ ही लिए हैं, बट स्टिल एक बार, क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है यार ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें क्या क्या होता है, उसमें विजिबल, इनविजिबल एज वेल एज कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं। इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट का मतलब है सालाना, है ना, हर साल के बेसिस पे पब्लिश की जाती है, या फिर मैं कहूँ निकाली जाती है। फिर से इट अडॉप्ट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इट हैज़ टू साइड्स, credit side and debit side. Receipts are recorded on the credit side and the payments on the debit side. क्रेडिट का क्या मतलब हुआ, क्रेडिट का ये मतलब हुआ कि भाई वो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, डेबिट का मतलब हुआ कि वो जा रहा है। रिसिप्ट्स क्या होगा, रिसिप्ट्स हमारे बेसिकली यार प्रॉफिट, या आप मान लो, या फिर वो एक एस्पेक्ट है, या फिर वो एक प्रॉस्पेक्ट है जो हमारे किस में आता है, क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हो गया हमारा, अब है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा क्या है, तो जो डिफरेंस है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स का क्या मतलब हो गया, इम्पोर्ट्स का वो मतलब हो गया कि भाई हमने कितनी चीज़ें खरीदी हैं, यानी कि बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। इम्पोर्ट्स वो हो गए, और एक्सपोर्ट्स हो गए जो हमने भाई बेचा है। तो इन दोनों का ही डिफरेंस आ जाता है हमारा एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। दो साइड आती हैं हमारी, एक आती है हमारी डेबिट, एक आती है हमारी क्रेडिट। डेबिट में वो होते हैं हमारे आइटम्स इंक्लूड इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स का क्या मतलब हो, जो हमने खरीदे हैं। फॉरेन एड जो हमें मिली है, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है।
क्रेडिट साइड में आता है हमारा, क्या क्या आता है हमारे, आते हैं एक्सपोर्ट्स, यानी कि हमने कितना सामान बेचा है। फॉरेन स्पेंडिंग्स इन द डोमेस्टिक इकॉनमी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द डोमेस्टिक इकॉनमी, ठीक है। और जब हमारे एक्सपोर्ट्स बड़े हो जाते हैं किन से, इम्पोर्ट्स में, तब हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो BOT है, यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो फेवरेबल है। और क्यों है फेवरेबल? क्योंकि भाई हमारे एक्सपोर्ट्स बड़े हैं यार, हमारे इम्पोर्ट्स है, यानी कि हमने ज़्यादा सामान बेचा है एज़ कम्पेयर टू हमने ख़रीदा है, ठीक है। तो क्या हुआ यार, हमें प्रॉफिट ही तो हुआ ना। मान लो मैं बिज़नेस चला रहा हूँ और खैर छोड़ो यार एग्जाम्पल, बट स्टिल आप लोग समझ पाए होगे आई गेस। तो जब ऐसा होता है कि हमारे भाई एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, यानी कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है, तो फिर हम लोग कहेंगे उसको फेवरेबल। और जब अगर हमारे इम्पोर्ट्स बड़े हो गए किन से, एक्सपोर्ट से, तो वो BOT हमारा हो गया अनफेवरेबल। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा क्या ऐसा डिफरेंस है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो हमारा, इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भाई जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे इनकर होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारा क्या आता है, द बैलेंस ऑफ ट्रेड टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द ट्रेड ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक डिटेल्ड एग्जांपल है कि भाई जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म का यानी कि उसमें क्या क्या आता है हमारा, आप याद होगा आपको, इनविजिबल, विजिबल एज वेल एज कैपिटल ट्रांसफर्स, है ना। हमारे 2 टाइप्स के अकाउंट्स भी होते हैं BOP में, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊँगा। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। इट ऑलवेज बैलेंसेस इटसेल्फ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाई पॉइंट है BOP का, कि वो अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लेती है। BOP क्या है हमारा, BOP का एक फॉर्मूला है हमारा, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट्स प्लस और माइनस बैलेंसिंग आइटम, एरर्स एंड ओमिशन से। आपको संदीप गर्ग में आई डोंट थिंक से मिलेगा, बट स्टिल भाई CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाइट इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा मैं आपको। और फिर है हमारा फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला है हमारा कंडीशंस ऑफ फॉरेन लेंडर्स। लेंडर यानी कि कौन होता है हमारा लेंडर जैसे कि भाई जो हमें जैसे लोन दे दे, है ना, वो हो गया हमारा। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई हमारी क्या पॉलिसी चल रही है हमारी सरकार की। और फिर आता है हमारा 3rd पॉइंट, दैट इज़ ऑल फैक्टर्स ऑफ BOT। BOT क्या है, BOT इट इज़ अ नैरो टर्म, क्योंकि यार वो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ही। इट ओनली इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स, उसमें यार आप लोग कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो और ना ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो इनविजिबल आइटम्स। इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, इंपॉर्टेंट है। BOT क्या है हमारा, नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट, यानी कि हमने भाई कितना सामान बेचा माइनस नेट पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। फॉर्मूले हैं यार, अगले लेक्चर में मैं आपके लिए वो ले आऊँगा न्यूमेरिकल्स। फिर हमारा फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट BOT। पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारे प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लग रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि हमारे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी क्या है। एक्सचेंज रेट एज वेल एज प्राइसेस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट होम। अब हम लोग देखते हैं कि यार हमने इतना तो पढ़ लिया कि क्या है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब हम लोग इनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो हमारा जो BOP है, इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस दैट क्रिएट डिमांड फॉर सप्लाई, दैट क्रिएट डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ अ करेंसी, ठीक है। जज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन द शॉर्ट टर्म, यानी कि आप लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या जज कर सकते हो, इकोनॉमिक एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंट्री, पर शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं, क्योंकि चेंज होता रहता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट। 3rd पॉइंट है हमारा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मे कन्फर्म ट्रेंड इन इकोनॉमीज, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी। दिस में ऑल्सो इंडिकेट चेंज और रिवर्सल इन द ट्रेंड, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला जो टॉपिक है, जो छोटा सा एक यूनिट बच जाएगा हमारा, उसको मैं आपका कोशिश करता हूँ अगले लेक्चर में कराऊँगा, देन मर्ज कर दूँगा दोनों के MCQs। जैसा भी हो गया यार, देखते हैं ना। दिस में इंडिकेट पॉलिसी शिफ्ट ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज़ अवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री। क्या करेगा वो,
वो इंडिकेट कर देगा भाई कि जो पॉलिसी शिफ्ट्स हो रही है हमारी किस में, मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि आरबीआई में. बीओपी में confirm trend in economies, international trade and exchange rate of the currency. This may also indicate change or reversal in the trend. आगे बढ़ते हैं हम लोग कि द जनरल रूल इन बीओपी अकाउंटिंग हमारा क्या है. ए पॉइंट है हमारा कि अगर एक ट्रांजैक्शन अर्न करती है फॉरेन करेंसी एक नेशन के लिए, देन इट इज़ अ क्रेडिट एंड वो किस में रिकॉर्ड करी जाती है, वो रिकॉर्ड करी जाती है हमारे प्लस आइटम में. और अगर एक ट्रांजैक्शन हमारी इन्वॉल्व करती है कि भाई हमारा खर्चा किस में, फॉरेन करेंसी में, देन वो आता है हमारा डेबिट में. क्योंकि क्रेडिट क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया हमारा मेनली आप प्रॉफिट ले लो या फिर डेबिट आप मान लो, हमारा लॉस मान लो, है ना. बहुत ही वेग एग्जाम्पल है यार, समझ पाओगे आप लोग, है ना. इट इज़ रिकॉर्डेड एज ए नेगेटिव आइटम, क्वाइट ऑब्वियस यार. देन पढ़ते हैं हम लोग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए बीओपी स्टेटमेंट. ये कुछ आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपके अकाउंट्स होते हैं. अकाउंट्स मेन 3 ये हैं, मेन 2 ये हैं जो आपके बोर्ड्स में मोर और लेस आएंगे ही आएंगे. देन ये आपके सीवीटी के पर्सपेक्टिव से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो पढ़ लेना यार अच्छे से. देखते हैं हम लोग ये करंट अकाउंट क्या है हमारा, कैपिटल अकाउंट क्या है, देन हमारा रिजर्व अकाउंट क्या है, देन हमारे एरर्स एंड ओमिशंस क्या हैं. करंट अकाउंट बैलेंस का अगर मैं बात करूँ तो बीओपी ऑन करंट अकाउंट बैलेंस एक स्टेटमेंट है किसकी, ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन शॉर्ट पीरियड. यानी कि आपने कितना अपना प्रॉफिट कमाया या फिर आपका कितना इनफ्लो हुआ पैसे का, और तो और आपने कितना पेमेंट किया यानी कि कितना आउटफ्लो हुआ इन द शॉर्ट पीरियड यानी कि इन द शॉर्ट रन. ठीक है. इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स. देयर कैन बी ईदर सरप्लस और डिफिसिट इन करंट अकाउंट. यानी कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, करंट अकाउंट बैलेंस में हमारा इंक्लूड होता है वैल्यू दोनों की, एक्सपोर्ट्स की भी एज वेल एज इम्पोर्ट्स की भी, दोनों की, विजिबल एज वेल एज इनविजिबल गुड्स. और या तो यार उसमें सरप्लस हो सकता है या तो डिफिसिट हो सकता है. सरप्लस का मतलब हो गया कि आपने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है, डिफिसिट का मतलब हो गया कि आपने लॉस में चल रहा है आपका बीओपी. ठीक है. द करंट अकाउंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए एंड यूनिलेटरल रिसिप्ट्स हो गए, या फिर कहूँ मैं पेमेंट्स फ्रॉम स्लैश टू अब्रॉड हो गए. बीओपी करंट अकाउंट में किसको रेफर करता है, इट रिफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ 3 balances of namely merchandise balance, सर्विसेज बैलेंस एंड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र बैलेंस. ये आपके सीयूटी से क्वाइट इम्पॉर्टेंट है यार. आपके बोर्ड्स में तो इतना नहीं आएगा इन डेप्थ, बट स्टिल आपके सीयूटी में ज़रूर आ सकता है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारे कितने टाइप्स होते हैं बैलेंसेस के. पहला है हमारा ट्रेड बैलेंस. क्या है ट्रेड बैलेंस, इट इज़ मर्चेंडाइज यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, या फिर सर्विसेज में अब मैं कहूँ तो वो हो गया एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज. क्वाइट ईजी. इनकम बैलेंस हो गया हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इनकम यानी कि नेट इनकम रिसिप्ट फ्रॉम एसेट्स. नेट इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ हो गया हमारा नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ये आपके कुछ अभी आएंगे यार, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, है ना. ये सभी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन कुछ न्यूमेरिकल्स में. देन आता है हमारा नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ माइनस गिफ्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज़. यानी कि आपको कितने गिफ्ट्स मिले हैं फॉरेन कंट्रीज़ से, माइनस में आपने कितने गिफ्ट्स दे दिए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में. आपका इतना ही होगा संदीप घर में, आई एम प्रीटी श्योर कि भाई गिफ्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ वाला, है ना. बट नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आई डोंट थिंक सो है उसमें, बट अगर कोई नया एडिशन आ गया तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आगे बढ़ते हैं. अब आता है हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस. द कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. क्या हुआ इसका मतलब कि भाई जो हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस या फिर कैपिटल अकाउंट हमारा, वो रिकॉर्ड करता है सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जिसमें होते हैं हमारे इन्वॉल्व कौन, हमारे रेजिडेंट ऑफ द कंट्री यानी कि जो हमारे अभी एट द मोमेंट प्रेजेंट है हमारी कंट्री में, है ना, ऑफ द कंट्री concerned changing either his assets with or his liabilities for resident of other country. यानी कि भाई जो बंदा दूसरे देश में रह रहा है. Transactions in the capital account reflect a change in a stock, either assets or liability. ठीक है.
देन सेकंड है हमारा पॉइंट कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्या है ये? वो एक डिफरेंस है किसके बीच में? बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। वो किसको रेफर करता है? इट रेफर्स टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। देन आते हैं हम लोग, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो क्या इन्वॉल्व करता है? वो इन्वॉल्व करता है हमारे इनफ्लोज एज वेल एज आउटफ्लोज रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स। क्या हो गया? जो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा इन्वॉल्व करता है इनफ्लोज, यानी कि जो हमारा पैसा आता है, एंड आउटफ्लोज, जो हमारा पैसा जाता है, रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स, जो हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गई, लेंडिंग हो गया, जो हमने पैसा दे दिया एज अ लोन, एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स स्लैश लेंडिंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा बात है हम लोग कैपिटल अकाउंट बैलेंस का, जो हमारा एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है। यानी कि यार यहाँ तो एक सरप्लस हो सकता है हमारे कैपिटल अकाउंट में, या तो हमारा हो सकता है डेफिसिट। इट इंक्लूड्स प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शंस, रिजर्व्स, गोल्ड मूवमेंट एक्सेट्रा, है ना। और तो और किन 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करे जाते हैं? कैटेगरीज में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड अदर कैपिटल। क्वाइट इंपॉर्टेंट यार, आपके सीवीटी के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। फिर आते हैं हम लोग द रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट क्या हो गया हमारा? जस्ट अ सेकेंड। यस, तो भाई रिजर्व अकाउंट क्या हो गया हमारा? 3 अकाउंट्स होते हैं हमारे। एक होता है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एंड रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड आर कलेक्टिवली कॉल्ड द रिजर्व अकाउंट। ये आपका CVT के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और किसी में आई एम प्रीटी श्योर कि आपका नहीं आएगा, है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इसको अच्छे से करके जाना, एंड ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है। और अगर मैं आपकी बात करूँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपन FDI भी कहते हैं, और वो क्या है? वो बेसिकली यार एक इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारे एक इंडिविजुअल या फिर हमारी कंपनी करती है, किसमें? एक कंट्री में, इनटू बिजनेस इंटरेस्ट, है ना। ऐसे ही आप मान लो जैसे कि भाई किसी कंट्री ने हमारे में इन्वेस्ट कर दिया, फिर किसी इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट कर दिया हमारी कंट्री में या फिर किसी कंपनी में। ओके, तो मेनली तो इसका यही हो गया। मैं आपको एक चीज़ पढ़ा देता हूँ इसकी। जो हमारा IMF अकाउंट होता है वो कंटेन करता है हमारे परचेजेस, यानी कि क्रेडिट्स, एंड री परचेज विच कम्स इन अवर डेबिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। देन आते हैं हम लोग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स पे। SDRs are reserve asset created by IMF and allocated from time to time to member countries. It can be used to settle the international payments between monetary authorities of 2 different countries. ठीक है ना यार, क्वाइट ईजी। ये आपके, मुझे लगता नहीं है कि आएगा, बट स्टिल कराने में कुछ नहीं जाएगा। अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा CVT के पर्सपेक्टिव से यार, क्योंकि CVT में कभी कभार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से करवा रहा हूँ यार, प्लीज़ इसको कर लेना, क्योंकि ये आ चुका है CVT में भी, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ, है ना, कि व्हाट आर द 3 अकाउंट्स ऑफ द रिजर्व अकाउंट। तो ये दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट आपका। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एरर्स एज वेल एज ओमिशंस पे। सॉरी। तो द एंट्रीज अंडर दिस हेड रिलेट मेनली टू लीड्स एंड लैग्स इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। यानी कि यार क्या है हमारा, कि जो जितनी भी जो एंट्रीज़ होती हैं इस हेड के अंडर, यानी कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर, वो क्या होता है उसमें, वो रिलेट करते हैं मेनली टू लैग्स इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि भाई कोई लेट हो गया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, या फिर मैं कहूँ कि भाई मिस हो गया, है ना। एंड इट इज़ अ बैलेंसिंग एंट्री एंड इज़ नीडेड टू ऑफसेट द ओवरस्टेटेड और अंडरस्टैंड कॉम्पोनेंट और अंडरस्टेटेड कॉम्पोनेंट्स। एंड वन मोर थिंग, अब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है तो ये भी मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो यार पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमारी एक ओनरशिप होती है, किसकी? ऑफ अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि हमारे स्टॉक्स आ गए, है ना, बॉन्ड्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए। किस चीज़ के लिए? ताकि भाई एक ही गोल होता है हम ह्यूमन बींग्स का, दैट इज़ टू कलेक्ट प्रॉफिट। तो ये भी इसी गोल के लिए है यार, कि उसको एक ज़्यादा रिटर्न मिल जाए ओवर टाइम। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे
अदर कैपिटल में तो ऐसा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस ये 2 पढ़ के चले जाना, मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए CVT में, है ना, विद स्पेशल एम्फोसिस टू CVT। सो यस, इसमें बेसिकली यही होता है यार, एरर्स एंड ओमिशंस में। ये एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले आया हूँ, एग्जाम्पल बोलूँ या फिर यार प्रैक्टिकली थोड़ा सा बताने के लिए ले आया हूँ। रिसिप्ट्स यानी कि हमारे क्रेडिट्स हो गए और पेमेंट्स यानी कि हमारे डेबिट्स हो गए। रिसिप्ट्स यानी कि भाई इनफ्लो कैसे होगा अगर आप चीज़ों को बेचोगे, है ना, एक्सपोर्ट्स होंगी आपके किसकी, गुड्स की। और डेबिट कब होगा, जब आपका इंपोर्ट होगा गुड का, इंपोर्ट बोले तो जब आप लोग खरीदेंगे, है ना। एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ये है हमारा ट्रेड अकाउंट बैलेंस, यानी कि रिसिप्ट्स में आ गया हमारा एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड, यूनिलैटरल रिसिप्ट्स। देन पेमेंट्स या फिर डेबिट्स में आ गया हमारे इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट्स, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स पेड, यूनिलैटरल पेमेंट्स, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये मैंने आपको इतनी डिटेल में इतना नहीं बताया है क्योंकि आएगा नहीं, वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट आई डोंट थिंक इसमें बिल्कुल भी आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ये खैर मुझे भी उतना नहीं है आइडिया है इसका, बट डोंट वरी, नहीं आएगा, है ना। एंड अगर आएगा कुछ ऐसा तो फिर मैं आपको ऑफ कोर्स अगले लेक्चर में इन डिटेल बताऊंगा इसको, है ना, क्योंकि भाई कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं आप लोगों को कुछ गलत ही पढ़ा दूँ, है ना, तो इट वोंट बी ऑफ एनी यूज़, बेकार ही जाएगा मेरा भी पढ़ाना फिर। देन आते हैं हम लोग करंट अकाउंट बैलेंस पे, जिसमें आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ गई हमारी, किसमें, रिसिप्ट्स में। शॉर्ट टर्म बोरिंग आ गई, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग आ गई। देन पेमेंट्स यानी कि डेबिट्स में आ गया हमारे इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, यानी कि आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया है अब्रॉड में। शॉर्ट टर्म लेंडिंग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लेंडिंग, ठीक है। देन आता है हमें स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, एरर्स एंड ओमिशंस, अगेन भाई नहीं आना चाहिए वैसे तो। कैपिटल अकाउंट बैलेंस में हमारा क्या आता है, चेंज इन रिजर्व्स, दैट इज़ प्लस, एंड चेंज इन रिजर्व्स डेबिट में भी, ठीक है। यानी कि हमारा टोटल रिसिप्ट्स हो गया हमारा किसको, इक्वल टू टोटल पेमेंट्स में, ठीक है। तो ये आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट है ये, कुछ क्या है इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि भाई डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है। डिसइक्विलिब्रियम का अगर मैं आपको सिंपल सा मतलब बताऊं तो क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ तो क्रेडिट कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी हमारा डेबिट ज़्यादा हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम का अगर मैं आपको एक बहुत ही आसान से शब्दों में बताऊं कि यार हमारे मार्केट में कौन से 2 लोग होते हैं, एक होता है हमारा कंज्यूमर, एक होता है हमारा प्रोड्यूसर। और अगर ये कंज्यूमर और एज वेल एज प्रोड्यूसर दोनों एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में हुए तो फिर हम लोग कहेंगे यार ठीक है यार ये दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में है, हमारा जो सिनारियो है वो हमारा इक्विलिब्रियम है। बट अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर हम लोग बोल देते हैं यार कि डिसइक्विलिब्रियम है। ऐसा ही कुछ हमारा BOP में भी है कि सरप्लस इन द BOP अकर्स व्हेन टोटल रिसिप्ट्स एक्सीड्स टोटल पेमेंट्स, यानी कि क्रेडिट हमारा बढ़ जाता है किससे, डेबिट से। एंड डेफिसिट कब होता है हमारा BOP में, वो तब अकर करता है जब हमारा टोटल पेमेंट्स किसको एक्सीड कर जाता है, टोटल रिसिप्ट्स को, यानी कि क्रेडिट इज स्मॉलर दैन डेबिट। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि भाई कॉजेज़ क्या क्या हैं डिसइक्विलिब्रियम के इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला है हमारा साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, यानी कि भाई यहाँ तो हमारा इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है। सेकेंड है हमारा शॉर्टफॉल इन द एक्सपोर्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया था यार, एक्स यानी कि जो चीज़ जानी है, यानी कि यार सेलिंग ऑफ गुड्स। देन आता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस, नेचुरल कैलामिटीज़, यानी कि कुछ भाई ड्रॉट आ गया, कुछ आ गया, बाढ़ आ गई, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं यार कि हम लोग ये करेक्ट कैसे कर सकते हैं पर्टिकुलर डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि यार हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होता ही है। वैसे ही एक सोल्यूशन है हमारा किसको करेक्ट करने के लिए, डिसइक्विलिब्रियम को इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, द मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकॉनमी, यानी कि किससे कंसर्न है, सबसे पहले यार मनी सप्लाई की, हमारा कितना सप्लाई है मनी का, और तो और क्रेडिट इन द इकॉनमी। द सेंट्रल बैंक में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी थ्रू एप्रोप्रिएट मेजर्स विच विल अफेक्ट द प्राइसेस। एक्सपैंड यानी कि यार बढ़ा देना सप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यार थोड़ा सा हाथ को बांध देना, है ना। फिस्कल पॉलिसी का क्या हुआ, फिस्कल पॉलिसी क्या है,
बेसिकली यार एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर पे। तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनकर करती है डेवलपमेंट एज वेल एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इट गेट्स इनकम थ्रू टैक्सेशन। क्वाइट ईजी यार ये गवर्नमेंट बजट में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताऊंगा क्योंकि मेरा फेवरेट चैप्टर है ना। थ्रू टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन। बाई रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री यानी कि डिप्रिशिएट, लेमैन्स में बता रहा हूँ यार, है ना। गवर्नमेंट कैन करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द BOP इन द इकॉनमी। एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, यानी कि यार डिप्रिशिएट हो जाती है हमारी होम करेंसी की वैल्यू इन विद रेफरेंस टू फॉरेन करेंसी, जो क्वाइट पॉपुलरली हमारा डॉलर ही होता है। एज रिजल्ट इम्पोर्ट बिकम्स कॉस्टलियर। क्या हो जाता है हमारा कॉस्टलियर, यानी कि यार हमारा सामान खरीदना कॉस्टलियर हो जाता है और जो हम सामान बेचते हैं वो चीपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार इजी सी बात है यार, हमारी तो होम करेंसी क्या होगी, डिप्रिशिएट होगी, उसकी वैल्यू कम हो गई और जो फॉरेन करेंसी है उसकी बढ़ गई, है ना। इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द इकॉनमी। देन होता है हमारा डी इवैल्यूएशन क्या है? De-evaluation is lowering the exchange value of the official currency. When a country devalues its currency, exports, ठीक है यार, इसको जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो चीपर हो जाते हैं और जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, विच कॉजेज अ रिडक्शन इन द BOP डिफिसिट। तो यार अगले लेक्चर में मैं आप लोग बोलोगे तो डेफिनेशंस की एक अलग से एक लेक्चर ला सकते हैं हम लोग, या फिर जिस दिन मैं आपको MCQs कराऊंगा उस दिन करा दूंगा। बस लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो भाई स्टे ट्यून उस वाले लेक्चर के। इसमें तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्रक्स दे रहा हूँ, है ना। देन आता है हम लोग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है हमारे? इट इज़ रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मनी टू रिड्यूस प्राइसेस एंड इनकम्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। व्हेन द करेंसी इज डिफ्लेटेड देयर इज increase in income of the people. This puts curb on consumption and government can increase exports and earn more foreign exchange. Exchange control. All exporters are directed by the monetary authority to surrender their foreign exchange earnings, and the total available foreign exchange is rationed among the licensed importers. The license holders can import any good but amount if fixed by monetary authority. क्वाइट इम्पॉर्टेंट यार, मैं इसलिए आपको रीड कर दे रहा हूँ क्योंकि मेन आपके ये CUT में ही आने हैं। बोर्ड्स में तो यार आएंगे बट मेन फोकस अपना CUT होना चाहिए। बोर्ड्स भी है बट स्टिल ये जो आपकी जो डेफिनेशंस हैं ये आप एज इट इज़ लिख के आ सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11th है हमारा नॉन मॉनेटरी मेजर्स, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन। To control export promotions, the country may adopt measures to stimulate exports, like export duties may be reduced to boost exports. Cash assistance subsidies can be given to exporters to increase exports. Goods meant for exports can be exempted from all types of taxes. Import substitutes steps may be taken to encourage the production of import substitutes. This will save foreign exchange in the short run by replacing the use of imports by these import substitutes. ठीक है, सब्सटीट्यूट का क्या मतलब होता है यार? यानी कि आप मान लो फुटबॉल में भी सब्सटीट्यूट्स आते हैं ना, कि एक प्लेयर की जगह दूसरा बंदा आ गया बट उसका जो, मैं क्या कहूँ, जो उसका जो मेन गोल है वो क्या है? गोल मारना, है ना। तो यार बेसिकली इसमें भी यही है कि यार सब्सटीट्यूट कर दिया हमने उस पर्टिकुलर गुड को, यानी कि उसकी जगह कुछ उसी से मिलता जुलता हम लोग ले आए हैं, है ना, सब्सटीट्यूट कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा इंपोर्ट कंट्रोल। पहला है हमारा कोटा, सेकंड है हमारा टैरिफ्स। कोटा सिस्टम के अंडर जो हमें जो गवर्नमेंट होती है वो फिक्स कर देती है किसको? खैर वो फिक्स करती है। अंडर द कोटा सिस्टम द गवर्नमेंट मे फिक्स एंड परमिट द मैक्सिमम क्वान्टिटी और वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी टू बी इम्पोर्टेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। By restricting imports through the quota system, the deficit is reduced and the balance of payments position is improved. ठीक है। देन आता है हमारा टैरिफ का, यानी कि हमारा एक ईजी सा मतलब है हमारा टैक्सेस। टैरिफ्स आर ड्यूटीज़, यानी कि टैक्सेस ही हो गया जो किस पे इम्पोज होती है हमारी, विच आर इम्पोज्ड ऑन आवर
इंपोर्ट्स, यानी कि यार जब भी कोई और फॉरेन ब्रांड आप कह लो जब इंडिया में कुछ बेचना चाहती है यार, तो उस पर क्या लगता है, इस पर टैक्सेस लगते हैं यार। वैसे कुछ यहाँ पे भी आप लोग एग्जाम्पल मान सकते हो। जब हमारे टैरिफ्स इम्पोज हो जाते हैं तो जो प्राइसेस होते हैं हमारे इम्पोर्ट्स के वो बढ़ जाते हैं, है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ टैरिफ। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग है यार, इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल इंटरेस्टिंग है, एक बार आप है ना इसको देख लेना ऊपर ऊपर से। ये हमारे इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि जो इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिफिसिट में है, सरप्लस में है। तो यहाँ पे है हमारा कि जैसे अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट जनरली एक्सपीरियंसेस अ डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। यानी कि यार जो हमारी इंडिया है, जो हमारी भारत देश है, वो अभी पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है, वो भी डेवलपिंग नेशन है। तो उसका जो BOP है वो किस में जाता है, उसका डिफिसिट में जाता है। दिस इज़ बिकॉज सच अ कंट्री रिक्वायर्स इम्पोर्टेंट मशीन्स, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली लॉन्च एंड कैरी आउट प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब हो गया यार कि आपकी इंडस्ट्रीज़ का दबदबा बिल्कुल हाई उस पे है, हाई एंड पे है ना। देन है हमारा मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। गुड्स आ गए हमारे, सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, है ना। देन आता है हमारा B, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, जिसमें आता है हमारा चेंज इन रिजर्व, या तो इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा। देन एरर्स एंड ओमिशंस, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं खास, बट स्टिल एक थोड़ा सा वेग आइडिया लाने के लिए मैंने ये ले आया था, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट नहीं है यार। नहीं होगा तो मैं आपको इसको अगले लेक्चर में करवा देता हूँ। तो बस यही है इसमें यार। तो बस इतना ही गाइज आज के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। ये जो कुछ स्लाइड्स रह गई हैं मैं आपको इसको अगले लेक्चर में करवा दूंगा, क्योंकि यार मेरा भी थोड़ा सा हालत टाइट चल रही है यार, तबीयत नहीं सही है तो उतना बोल नहीं पाऊँगा, बट स्टिल डोंट वरी, अगले लेक्चर में पक्का से, मेरा प्रॉमिस यार, है ना। और मैं प्रॉमिस तो तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि हमें MCQs चाहिए, तो मैंने पिछला लेक्चर MCQs को ही पूरा डिवोट कर दिया था। तो बस मिलेंगे हम लोग इसी के साथ अगले लेक्चर में अपने। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले टाटा, बाय बाय, थैंक्स।